और ईरान से युद्ध पर असर अब नाटो देशों पर भी पड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पेंटागन के ईमेल में ईरान विवाद को लेकर स्पेन को नाटो से निलंबित करने और दूसरे एक्शंस पर विचार करने के लिए कहा गया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार पेंटागन के ईमेल में ईरान युद्ध में के बाद नाटो सहयोगियों को जवाबदेही ठहराने की तरीकों पर चर्चा की जा रही है। यानी अब ये आग लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो विफलता है अमेरिका की, उसका सबसे बड़ा कारण नाटो देश भी है। हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। संजय मेस्टन सर, ये तो देखिए एक बार पहले से भी तय था कि एक बार जब अब ये युद्ध की शुरुआत हुई थी, कई देशों ने आगे बढ़कर कहा कि हम मदद करेंगे, लेकिन जैसे ही ईरान का रिटेलिएशन देखा, ईरान की जवाबी कार्रवाई देखी, 24 घंटे के अंदर ही ये सारे के सारे मुल्क पीछे हट गए, जिसमें ना सिर्फ फ्रांस, ब्रिटेन जैसे कई मुल्क थे। लेकिन अब अमेरिका जो है, कहा जा रहा है कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद सबकी जवाबदेही तय करेगा और सबके खिलाफ बड़े प्रतिबंध भी लगा सकता है। बिल्कुल, देखिए नाटो के खिलाफ तो काफी एक्शन होने वाला है और जैसे भी आपने बताया स्पेन को निकाला जा सकता है। और कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, या मतलब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, कि जो यूनाइटेड किंगडम का सॉवरेनिटी है फॉकलैंड आइलैंड्स पे, उसको भी अभी वो रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। और उसके बदले में यूके ने बोला कि नहीं, उसमें हमारी सॉवरेनिटी बनी रहेगी। और अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट ने अब साफ बोल दिया कि उसमें हमारी सॉवरेनिटी रहेगी। तो कहने का मतलब है एक और कंटेंशियस इश्यू अभी आ गया है, फॉकलैंड आइलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच में। तो कहने का मतलब है प्रेसिडेंट ट्रंप तो बहुत प्रेशर पॉइंट्स लगाएंगे नाटो के ऊपर। और हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर ये लड़ाई प्रेसिडेंट ट्रंप के जैसे वो चाह रहे सक्सेसफुल नहीं हुई, तो नाटो तो फिर टूट जाएगा। अगर ये लड़ाई काफी हद तक ठीक हो जाती, तो भी नाटो का मेरे को लगता है इतना टाइटन किया जाएगा कि नाटो, मतलब मेरे को लगता है अभी डिफंक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी और अभी उनका फोकस चला जाएगा इंडो पैसिफिक में। क्योंकि इस लड़ाई के बाद देखिए, ये सारी जो लड़ाई है इसमें इनडायरेक्ट एम तो चाइना की तरफ है। और आपने देखा अभी ये चाइनीज कंपनीज पे भी सैंक्शन किया जा रहा है। और खासकर जितना भी ट्रेड हो रहा है चाइना और ईरान के बीच में, वो पेट्रो युआन में हो रहा है। और वो अमेरिका को हर्ट कर रहा है, क्योंकि वो डॉलर की वैल्यू को भी इम्पैक्ट करता है, ट्रेडिंग सिस्टम को। तो कहने का मतलब है उसके बाद इनका फोकस ये क्वाड की तरफ जाएगा। लेकिन क्वाड तो अभी तक एक नाटो जैसे अलायंस है नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी नाटो पे एक स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक मतलब मिलिट्री स्ट्राइक नहीं, यही है कि उसको तोड़ेंगे। और जो भी रहना चाहेगा उनके लिए अभी बड़ी हार्ड टफ कंडीशंस होंगी। तो नाटो तो एक डिसइंटीग्रेट होता हुआ मेरे को दिख रहा है। और जहां तक ये लड़ाई है, ये अभी लड़ाई मेरे को लग रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ज्यादा इसका फोकस रहेगा, क्योंकि वही अभी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। न्यूक्लियर से भी ज्यादा फैक्टर अभी नंबर 1 पे हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। बिल्कुल सर, हमारे साथ रोबिंदर सर भी है। रोबिंदर सर, जैसा संजय मेस्टन सर भी बता रहे थे, एक बात तो तय है, देखिए 28 फरवरी के बाद दुनिया के मानचित्र पर कई बड़े बदलाव हुए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हमने ये देख रहे हैं कि एक तरफ जो नाटो देश अमेरिका के साथ खड़े होकर बड़ी ताकत का दमखम भरते थे लगातार, अब अमेरिका भी उसको सुपर पावर, सुपर डिप्लोमेसी कहता था, वो तो लगातार टूटते जा रहे हैं। लेकिन जो छोटा अलायंस हम तैयार देखते हुए देख रहे थे, चाहे वो रशिया का हो, चीन का हो, नॉर्थ कोरिया का हो, ईरान का हो, वो और ज्यादा कंसोलिडेट हो गया। वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि उसने इन तमाम देशों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। थैंक यू। आई थिंक ये चाइना, ईरान, रशिया का कंसोलिडेट इतना नहीं हुआ अभी, बट डेफिनेटली ये से अलग अलग अपना रोल अदा कर रहे हैं, जिसके चलते अगर हम देखें तो ये स्ट्रेंथन हो रहे हैं, नो डाउट। और ईरान ने इस वॉर में सरवाइव करके ही उसने अपनी विक्ट्री एक तरह से अपर हैंड खींच लिया है। जहां तक बात है नेटो की, या एब्सोल्युटली यस, नेटो से दुखी है। स्पेन ने कोई इनको रीफ्यूलिंग और एयरबेस इस्तेमाल करने को नहीं कहा। तो इनका जो मेमो लीक हुआ है, जिसको आप कोट कर रहे हैं, उसमें कि जब ये जंग खत्म हो जाए तो क्या स्पेन को नेटो से निकाला जा सकता है, वो तो विशफुल थिंकिंग, प्लानिंग है, हो नहीं सकता, बट इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा, फॉकलैंड आइलैंड्स जो कि अर्जेंटीना के बगल में है, जिसकी 82 या कभी जंग हुई थी, अर्जेंटीना ने ऑक्यूपाई करा, ब्रिटेन उसको क्लेम करता है, ब्रिटेन ऑक्यूपाई करता है। तो ये कह रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन ने हमें हेल्प नहीं करा इस वॉर में, तो हम फॉकलैंड्स की सॉवरेनिटी अर्जेंटीना, बाय द वे अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट है वो ट्रम्प का अच्छा राइट, पॉपुलर नेशनलिस्ट राइटिस्ट बंदा है, मिला ही राइट, तो वो चल रहा है। इसके अलावा जो ये डिस्ट्रप्शन हुई है ना, बाय द वे नेटो वाली, एक और बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन हुई है इस दुनिया में आने वाले वक्त में, और वो होने जा रही है क्रिश्चियनिटी वर्सेस क्रिश्चियनिटी। एक सैमुअल हंटिंगटन ने 1990s में एक आर्टिकल आया था, बड़ा फेमस हुआ था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस,
तो उसमें था कि वेस्ट वर्सेस इस्लाम होगा कभी सिविलाइजेशंस का, और पिछले 20-30 वर्षों से वो आर्टिकल, वो कॉन्सेप्ट बड़ा बिल्कुल। सीरियसली माना जाता है, राइट। अब जो हो हम्म। रहा है, अगर आप देखेंगे ट्रम्प और पोप के बीच में जो आगे पीछे हो रहा है, ये ट्रम्प का और हेक्सेथ का जो ये वॉर लड़ रहे हैं जीसस के नाम पर। पोप कह रहा है कि जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस, उसके नाम पे कोई वॉर नहीं होनी चाहिए। तो ये, और ये मागा और ट्रम्प के जो बैकर्स हैं सारे, ये अपना एक अपने किस्म की बिल्कुल। क्रिश्चियनिटी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम्म। वो एक बहुत बड़ा डिवाइड होगा, इंक्लूडिंग इन यूरोप ऑल्सो, राइट, बिकॉज यूरोप का जो नेटो का है तो मिलिट्री पॉइंट से हो रहा है, जियो पॉलिटिकल, बट रिलीजियस पॉइंट से भी, क्योंकि कैथोलिक्स भी बहुत है और क्रिश्चियनिटी के भी बहुत लोग हैं यूरोप में, ऑफकोर्स मेजोरिटी से ज्यादा है। और उनको ये दिख रहा है कि अब अमेरिका में जो मागा क्रिश्चियनिटी को जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि जीसस तो इज द, जीसस के बिल्कुल। नाम पर ये सर तो हमारे जिहाद साथ, हो गए। माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, हमारे साथ अली साहब भी है, अली फुरकान साहब भी हैं इस्लामाबाद से। अली फुरकान साहब, हम लगातार पिछले 24 घंटे से कई डेवलपमेंट हालांकि इस्लामाबाद में देख रहे हैं, क्या ब्रेक थ्रू अभी तक निकल पाया है, कुछ जानकारी मिल पाई है मीडिया के माध्यम से कि देखिए अभी कुछ होने वाला है, कोई बातचीत हुई भी है, कोई मसौदा दिया भी गया है? क्योंकि अभी तक अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा नहीं है। उससे पहले कहा जा रहा था कि ईरान का प्रतिनिधि मंडल जो है अपनी शर्तें रखकर उसको शायद मस्कट और मॉस्को के लिए निकलना है। तो क्या अभी मौजूदा हालात है, कुछ ब्रीफ दिया गया इस मामलों को, इस सारी चीजों को लेकर? अभी तो कोई ब्रेक थ्रू मेरे ख्याल में उसकी तवक्को करना थोड़ा कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी जो है ईरानियन वजीर खारजा की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ और उनके वफ्द के साथ मुलाकात जो है वो हो रही है, चल रही है। इससे पहले उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, जिसमें टेक्निकल जो एक्सपर्ट थे वो भी दोनों अतराफ के बैठे हुए थे। तो ये जो प्लान है उसके मुताबिक यकीनी तौर पे अब्बास अरागची जो है आज फ्लाई कर जाएंगे ये पाकिस्तान से, और उनको मॉस्को जाना है। लेकिन इस दौरान में जो है वो अमरीकी वफ्द जो यहाँ पहुंचेगा तो फिर उनके सामने यकीनन ये तमाम चीजें रखी जाएगी, और अगर ये पेशरफ्त होती है, जो कि इस्लामाबाद पुरुमीद है कि कोई पेशरफ्त हो सकती है, और उसके नतीजे में जो ब्लॉकेड है उसमें कुछ जो है वो कुछ वक्त के लिए उसमें नरमी या उसको उठाया जा सकता है, और उसके नतीजे में ईरान भी जो है वो फ्री मूवमेंट जो है वो होने देगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। तो हम्म। अगर ये इस तरफ चीजें बढ़ती हैं तो फिर ये जो है वो एक फेस टू फेस जो है वो नेक्स्ट राउंड जो है उसका आगाज हो सकता है। ये इस्लामाबाद की कोशिश है, और ये यहाँ पे कुछ इस हवाले से उनको उम्मीद और तवक्को भी पाई जाती है, लेकिन ये उसी सूरत में सामने आएगा जब बिल्कुल।